हेलो स्टूडेंट्स। मैं सीता गुप्ता हिस्ट्री क्लासेस की तरफ से आज आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बिजीनेस की वजह से मैं काफ़ी लेट वीडियो बना पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको जल्दी जल्दी फर्स्ट बुक के सारे वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगला वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज। 600 बीसी से लेकर के हम 600 सी के बीच का इतिहास पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें हम राजा, किसान और नगर और आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे। लगभग 1200 साल की हिस्ट्री हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो सब आज हमें जो समझना है कि उस समय 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसवी के बीच में राजधर्म के कौन से नवीन सिद्धांतों का विकास हुआ। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांतों के ऊपर अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को देखें तो इसके ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस पोर्शन में से पूछा जाता है, जो वीडियो आज आप लोग देखेंगे, जो आप ये पार्ट 3 आप पढ़ेंगे। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत में एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा दर्शाया गया, उसमें कुछ परिवर्तन हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। तो उस समय दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया की, तो वहां कुछ राजा यानी राजा और कुछ सरदारियां विकसित हुई। जैसे अगर हम तमिल क्षेत्र की बात करें तो तमिल क्षेत्र में चोल, चेर और पांड्य, ये 3 सरदारियों का उदय हुआ, जो बहुत ही समृद्ध थीं और इनका शासनकाल काफी स्थायी था। ये चोलों के विषय में हम अपनी क्लास 7th की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इनके विषय में ये चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों के विषय में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो उस समय का तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य है, जिसको पढ़ने से हमें उस तत्कालीन इन तीनों तमिलकम क्षेत्र के सरदारियों, इन राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से ये भी पता चलता है कि इन जो सरदार और सरदारियां हैं या ये जो राज्य हैं, इनकी जो समृद्धि का कारण है उसमें मुख्य रूप से इनकी जो आमदनी का स्रोत है वो लंबी दूरी के साथ व्यापार होता था उस काल में, और उस व्यापार से जो कर मिलते थे उन करों से धीरे धीरे करके ये साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो गए। तो ये हमने दक्षिण भारत की बात करी। अब उत्तर मौर्य काल में राजत्व का सिद्धांत क्या रहा। उत्तर से मतलब यहाँ आंसर से मतलब नहीं है बच्चों। उत्तर का मतलब है मौर्य काल के बाद, जब आपने पढ़ा था इससे पहले वीडियो 2 में आपने देखा था, इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 में मैंने जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था कि भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है पहला, लेकिन इस साम्राज्य की समाप्ति के बाद जो काल आया, जो समय आया, उसमें राजत्व के सिद्धांत में क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे बड़ा चेंजेस है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कि राजा की तुलना देवता से की जाने लगी, यानी राजा को दैविक राजा माना जाने लगा। राजाओं ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपनी तुलना देवी देवताओं से अपनी तुलना करके वो अपने राज्य में, समाज में, लोगों के बीच में उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, राजा के साथ अपना नाम जोड़ करके। जैसा कि आपने जब 7th में पढ़ा होगा तो चोल राजा राज राजा को पढ़ा होगा। राज राजा ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और अपने मंदिर और अपने देवता के नाम से अपने नाम को जोड़ा, और यानी देवता के समतुल्य अपने को दर्शाने का प्रयास किया। अगर इसी में हम कुषाण शासकों की बात करें तो कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों के माध्यम से, अपनी मूर्तियों के माध्यम से अपने को दैविक जीवन में, अपने को दैविक रूप में दर्शाया। अपने नाम के आगे उन्होंने जो उपाधियां लगाई वो देवपुत्र, 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है कि देवपुत्र की उपाधि कौन से वंश के राजाओं ने अपने नाम के साथ जोड़ी, तो वो राजा हैं कुषाण राजा।
स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। आखिर उन्हें ये प्रेरणा, कुषाण राजाओं को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये कहते हैं कि चीनी शासक जो समय हमारे जो पड़ोसी देश चाइना है, आजकल बड़ा तनातनी चल रही है दोनों के बीच में। तो उस समय जो चीन के शासक थे, वो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। तो वहीं स्वर्ग पुत्र से प्रेरणा लेकर के कुषाणों ने अपने आप को देव पुत्र कहना, अपनी नाम के आगे ये उपाधि लगाना शुरू कर दिया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गुप्त साम्राज्य आया कुषाणों के बाद, तो गुप्त साम्राज्य में एक प्रशस्ति मिली है। प्रशस्ति मीन्स राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख, जिसे हरिसेन दरबारी कवि थे, हरिसेन के द्वारा लिखा गया, जिसमें राजाओं को देवता के समान बताया गया है। राजा की तुलना कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के साथ की गई है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये पिक्चर है, आपके पेज नंबर 36 एंड 37 पर देखेंगे तो ये जो आदम कद मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन के लिए आई थी कि पहचानिए ये किसकी मूर्ति है। तो ये मूर्ति आप अपनी किताब में भी लिख लीजिए बच्चों। 37 पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये मूर्ति कनिष्क, ये जो कुषाण वंश का शासक है, कनिष्क की है। बलुआ पत्थर से बनी हुई है और आज अगर आप इसको साक्षात देखना चाहते हैं तो ये मथुरा के संग्रहालय में रखी हुई है। मूर्ति की अगर हम पोशाक पर गौर करें तो काफी राजाओं की तरह शाही पोशाक इसने पहन रखी है। साइड में आप देखें तलवार धारण कर रखी है, अपनी बुक में देखेंगे तो काफी आपको साफ दिखाई देगा। इसे गौरपूर्ण मतलब गौरवपूर्ण बड़े आदम कद मुद्रा में दिखाया गया है, यानी राजसी ठाट बाट के साथ कनिष्क को इसमें मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। हालांकि इसका ऊपरी धड़ मूर्ति का टूट चुका है, ये नीचे का पोर्शन ही बचा हुआ है जो मथुरा संग्रहालय में अभी रहा है, जो कुषाण वंश के विषय में हमें जानकारी देता है। साइड में अगर आप ये सिक्के देख रहे हैं तो इन सिक्कों की ये खास बात है कि इसमें जो ये पहला सिक्का है, इसमें आप राजाओं के राजा कनिष्क कुषाण को दर्शाया गया है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये खुदा हुआ है, उस भाषा में कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो अभिलेख हम कह सकते हैं। दूसरा सिक्का आप देख रहे हैं, ये हेलियस, उनके देवता हेलियस का चित्र देख रहे हैं आप। और कनिष्क या कुषाण कहना चाहिए, कुषाण वंश एक ऐसा पहला वंश है जिसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई और यूनानी सूर्य देवता हेलियोस का चित्र अपनी मुद्राओं के ऊपर अंकित करवाया। ये इसमें आपको इन दोनों मुद्राएं ये सोने की आपको नजर आ रही हैं। इसमें आप लोगों को ये कुषाण राजा अंगरखा, उसका जूता, साज सज्जा दिखाई दे रही है, इसमें भी आपको दिखाई दे रही है। और सिक्के पर राजाओं का राजा, ये जो अंकित है इस पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा। और अगर आप ये देखें कनिष्क की मूर्ति को, तो कनिष्क की मूर्ति पर भी इस जगह पर एक अभिलेख कुछ लिखा है, खुदा है, जिस पर लिखा गया है, जिसका मतलब है ये जो लंबा सा कोट पहन रखा है कनिष्क ने, इस लंबे से कोट पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा हुआ है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो काफी साफ शब्द आपको वहां दिखाई देंगे। ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख लिखा है जिसमें कहा गया है, जिसका अर्थ है, उसका मतलब तात्पर्य है कि महान शासक राजाओं का राजा देवपुत्र कनिष्क, ये यहाँ पर कोट पर खुदा हुआ है। यानी राजा की तुलना देवताओं के साथ की जा रही है। कनिष्क का राज चिन्ह भी इसमें दिखाया गया है और उस समय के जो देवता, जिस देवता को वो लोग मानते हैं, हेलियोस सूर्य देवता को, उसकी भी प्रतिमा सिक्कों के ऊपर अंकित कराई जा रही है। आगे हमने अभी अब गुप्त काल में बात करी कि चौथी शताब्दी में जो गुप्त साम्राज्य रहा, उसमें प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, वो हमें गुप्त काल की जानकारी का एक मुख्य साधन है। इसे अशोक स्तंभ के ऊपर लिखवाया गया और इसमें समुद्रगुप्त के जो युद्ध किए उसने, उसकी प्रशंसा में इसको रचा गया है। और समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन के द्वारा
खूब बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखी गई हैं, क्योंकि प्रशंसा में जो दरबारी कवि लेखक होते थे वो सम्राट की प्रशंसा में बहुत चीजों को ज्यादा अलंकारिक भाषा में बढ़ा चढ़ा करके लिखा करते थे। इसमें लिखा गया है कि इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, उसको क्रांति एवं विजय में आनंद मिलता था। इलाहाबाद के अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत से किया और यहाँ अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त की तुलना आप लोग जानते होंगे कि यूरोप के शासक नेपोलियन के साथ की जाती है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि उसने भी भारत में कई विजय प्राप्त की, जिसका वर्णन हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। अब हम आगे समझेंगे कि ये धीरे धीरे करके जो उस समय का ग्रामीण परिवेश था, अभी तो हमने राजत्व के सिद्धांत में परिवर्तन देखा कि देवताओं के समकक्ष तुलना की जा रही है, सिक्कों पर भी वैसा दिखाया जा रहा है, लिखा भी वैसा ही जा रहा है। अब देहात की स्थिति उस समय क्या थी ग्रामीण क्षेत्र की, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जनता में राजा की छवि कैसी थी, तो उस समय जो जातक कथाएं लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पाली लैंग्वेज में, उसमें एक कहानी आई है गंध तिंदु नामक एक राजा की। जो राजा बड़ा ही दुष्ट किस्म का है, कुटिल राजा है, और उसकी पूरी जनता प्रजा उससे बड़ी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि राजा अपनी जनता से लगातार ज्यादा से ज्यादा करों की मांग करता है कि वो ज्यादा टैक्स दे। तो लोग परेशान हो गए हैं राजा से, और इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो जंगलों की ओर भाग गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि राजा के अधिक टैक्स वसूली के कारण जनता काफी दुखी है। ऐसी जानकारी हमें उस समय की जातक कथाओं से मिलती है। तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में काफी त्राही त्राही है। तो क्या किया गया उस समय कि ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य आजीविका हम सभी जानते हैं कृषि होती है। तो कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों को खोजा गया, और उन तरीकों में के माध्यम से ये कोशिश की गई कि कैसे न कैसे कृषि उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे राजा को अधिक कर मिल सके। तो इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन किया, ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर से 600 ईसवी के बीच में उपज बढ़ाने के कौन से तरीके अपनाए गए। तो पहला तरीका है कि उन्होंने अब खेती करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए पहला तरीका जो परिवर्तित किया टेक्नोलॉजी में, लोहे के फाल वाले, फल लिखा है ये थोड़ा सा रॉन्ग है बच्चों, इस पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, फाल शब्द है ये, कि लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया। यानी नीचे जो नोक सी लगी होती है जिससे हम मिट्टी को खुरचते हैं, वहां पर लोहे का प्रयोग किया गया, जिसके कारण अच्छे से खेत को खोदा जा सके और बढ़िया फसल का उत्पादन किया जा सके। दूसरा काम किया गया उस समय कि गंगा घाटी क्षेत्र में धान की रोपाई की गई। यानी पहले धान को लगा बीज बो दिए जाते थे, फिर जब उसके पौधे निकल आते थे तो उनको वहां से हटा करके दूसरी जगह रोपा जाता था, जिससे उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। तीसरा है कि जो पूर्वोत्तर में और मध्य पर्वतीय क्षेत्र था, वहां पर हल नहीं चल सकता था, तो वहां पर कुदालों का प्रयोग किया गया, जिससे वहां के क्षेत्र में जैसी जमीन है उसके अनुरूप उसमें उत्पादन किया जा सके। सिंचाई के साधनों में भी जो परिवर्तन किए गए, आप लोग जानते हैं कि खेत में जब तक पानी न लगे तब तक उत्पादन हमें ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। तो सिंचाई के साधनों में भी कुछ सुधार किया गया, कुओं का प्रयोग किया गया, तालाबों का प्रयोग किया गया, नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की गई। और ऐसी नहर का एक विवरण हमें एक अभिलेख, गिरनार अभिलेख से भी मिलता है, जिसमें सुदर्शन झील, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है, जो एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया था दूसरी शताब्दी में। और एक अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि शक शासक रुद्रदामन ने इस जो सुदर्शन झील थी इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो इस प्रकार ये नहरों के माध्यम से भी सिंचाई उस समय की जाती थी। तो ये तरीके हैं जिनके माध्यम से प्राचीन भारत में
उपज बढ़ाने के प्रयास किए गए। अब हम समझते हैं कि ग्रामीण समाज कैसा था। क्या ग्रामीण समाज में सभी लोग बराबर थे, या समाज में विभिन्नताएं थीं, या धीरे धीरे करके भेद बढ़ता जा रहा था? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशंस थे वो सोसाइटी में बदलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इसकी वजह थी कि जो खेतों में उपज हो रही थी, कृषि के जो उपज आ रहा था, उत्पादन, वो बराबर लाभ सभी वर्गों को नहीं मिल रहा था। यानी जो उत्पादन कर रहे थे या उत्पादन से जुड़े हुए लोग थे या जो कर वसूल करते थे, इसका बंटवारा सभी में बराबर नहीं था। परिणाम हुआ कि खेती से जुड़े ग्रामीण समाज में धीरे धीरे करके डिस्क्रिमिनेशन या भेद बढ़ता चला गया। जो उस समय की बौद्ध कथाएं, कहानियां हैं, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है कि समाज में छोटे खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदार थे। यानी डिफरेंट कैटेगरी के लोग गांव में रहते थे। यानी छोटे किसान जिन पे कम भूमि है, फिर छोटे श्रमिक, ऐसे श्रमिक हैं, लेबर हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। तो ये तरह तरह के कैटेगरी का जिक्र हमें उस समय की कहानियों में भी मिलता है। एक शब्द आया है आपके में, गहपति। गहपति का मतलब है, ये पाली भाषा का शब्द है, उस समय इसी का प्रचलन था। तो पाली भाषा का ये शब्द है जिसका प्रयोग उस समय छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। यानी उस समय घर के मुखिया को गहपति कहा जाता था, जो अपने घर परिवार के ऊपर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौकर हैं, घर में दास हैं, उन सब के ऊपर नियंत्रण रखता था। यानी पूरे घर का वो मालिक या मुखिया होता था, जिसको गहपति कहा जाता था। अगर हम तमिल साहित्य की बात करें, जो हमने संगम साहित्य की बात करी अभी, तमिल साहित्य में बेलल्लर जमींदार, यानी जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, दूसरी तरह के उड़वार, हलवाई टाइप के किसान, तीसरे अदिमई, दास जो इनके खेतों पर काम करते हैं, ऐसे वर्गों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो यानी तमिल साहित्य भी इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज में सभी लोग बराबर नहीं हैं। कुछ जमींदार हैं, तो कुछ खेत जोतते हैं, तो कुछ वहां दास की तरह काम करते हैं। नीचे भी आप देख रहे हैं डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमें तमिल लिटरेचर से पता चला है कि बेलल्लार लैंड ओनर्स होते थे, उड़वार प्लोमैन यानी जो उस खेत पर जुताई का काम करते थे, खेती करते थे, और आदिमई यानी स्लेव्स, एक तरीके से नौकर की तरह वहां पर, श्रमिक की तरह वहां पर काम करते थे। तो यानी उस समय के अगर ग्रामीण समाज को देखें, तो जैसे आज समाज में विभिन्नताएं हैं, आज समाज में भेद है, ऐसी ही विभिन्नताएं हमें उस समय भी दिखाई देती हैं। अब हम समझते हैं उस समय में संभ्रांत भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण जनों के। भूमिदान यानी भूमि को, जमीन को दान में दिए जाने के उदाहरण। तो आरंभिक अगर शुरुआत की शताब्दियों की बात करें, तो हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं अभिलेखों के माध्यम से कि उस समय धनी लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा भूमि का, जमीन का दान किया जाता था। आपने अगर 7th की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां एक ब्रह्मदेव वर्ड आया है। ब्रह्मदेव के अलावा कई तरह की भूमियों का दान है, कुछ जैन संस्थाओं को दी जाती थी, कुछ विद्वान ब्राह्मणों को दी जाती थी, ऐसे तरह तरह की भूमि दान होते थे। भूमिदान किसको दिया जाता था? खास करके ब्राह्मणों को। तमिल क्षेत्र में और खास करके चोलों के समय ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। फिर धार्मिक संस्थाओं को भी दिया जाता था, जिसे पल्ली चंदनम कहा जाता था वहां पर। अभिलेख जो मिले हैं उस समय, जिससे हमें ये भूमिदान का विवरण मिलता है, संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषा में लिखे मिले हैं, जो भूमिदान के बारे में और रईस, सम्रांत माने धनी ग्रामीण जनों के विषय में जानकारी देते हैं। अब एक अनोखा उदाहरण भूमिदान का मिलता है हमें प्रभावती गुप्ता का, कि ये प्रभावती गुप्त नाम की जो एक रानी है, ये क्या है कि इसने भी भूमि का दान किया। और इस भूमि दान की जानकारी हमें एक उस समय जो अभिलेख लिखा गया है, प्रभावती गुप्ता के द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया है, ऐसा कहते हैं कि उसके राज्य के 13वें वर्ष में लिखा गया था, चक्रदास के द्वारा इसको उत्कीर्ण कराया गया था, जिसमें एक अनोखी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसका विवाह वाकाटक शासक परिवार में हुआ था, जो दक्कन के राजा थे।
उसने, ये मैंने अभी बताया कि अभिलेख से पता चला है कि उसने दंगुन गांव के बारे में अभिलेख है जिसमें उसने भूमि का दान किया है। जबकि उस समय जो संस्कृत के धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, यानी जमीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर महिलाओं को अधिकार नहीं था। हालांकि अब हमारी 2005 के बाद सरकार ने महिलाओं का, लड़कियों का भी संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित कर दिया है। तो प्रभावती का भूमि का स्वामी थी, लेकिन एक अनोखा, एक विरला उदाहरण है कि प्रभावती भूमि की स्वामी भी है और उसने भूमि दान भी किया। तो ये एक अनोखा उदाहरण देखने को तो ऐसा हो सकता है कि जो राजघराने की स्त्रियां हुआ करती होंगी उनके पास जमीन जायदाद होती होगी, संपत्ति की अधिकारी होती होंगी, लेकिन अधिकतर आम जनता में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। अब भूमि दान देने के कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है कि भूमि दान में इसलिए दी जाती थी ताकि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले, यानी उस पर ज्यादा उत्पादन हो, लोग अपना समझ करके उसके ऊपर ज्यादा उत्पादन करें। दूसरा है कि राजा या जो भी दान में देता था वो अपने राजनीतिक प्रभुत्व को भी बढ़ाना चाहता था, इसलिए भी भूमि दान दिए जाते थे। एक वजह और बताई जाती है कि अपने समर्थक, यानी लोगों को अपने फेवर में करने के लिए भी भूमि दान किए जाते थे। एक नाम आया है आपके में, अग्रहार। अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। अब क्या होगा कि जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं, धनी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो ब्राह्मणों को वो दान में भूमि दे देंगे जिसे अग्रहार कहा जा रहा है, और ब्राह्मण ही वहां से कर वसूल करेगा और स्वयं स्थानीय लोगों से वो कर वसूल करके उस कर के ऊपर उसी का, ब्राह्मण का अधिकार होगा, जिसको अग्रहार उस समय कहा गया है। कर्नाटक से ये जो ताम्रपत्र आप देख रहे हैं, कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, और इसके ऊपर भी ऐसे भूमि दान के विवरणों का जिक्र हमें मिलता है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा कि राजत्व के सिद्धांत में क्या परिवर्तन आया और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसे बदलती चली गईं, उसके विषय में हमने अपने इस पार्ट 3 में पढ़ा है। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारा पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज इनको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत